Good morning, student. I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में आती है, उसमें आज हम रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स। तो आपको सीधी सीधी एक बात समझ में आई कि जो रेट लॉ है वो रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में एक संबंध बताता है। रिएक्शन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं उसके साथ हम उसकी पावर लगाते हैं, जो कि उसके कितने मोल रेट ऑफ रिएक्शन में भाग ले रहे हैं वो हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख रहे हैं जो कि है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए बी सी डी जो कैपिटल में लिखे गए हैं वो रिएक्टेंट हैं, और जो स्मॉल ए बी सी डी वो इनके स्टैइक्योमेट्रिक अमाउंट को बताता है कि ए का स्मॉल ए मोल, बी का स्मॉल बी मोल, सी का स्मॉल सी मोल और डी का स्मॉल डी मोल रिएक्शन में काम आ रहे हैं। तो ए और बी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं और सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, रेट इज इक्वल टू के और ए और बी की पावर एक्स और वाई। तो ये तो हो गया, जो है ये है हमारा रेट लॉ। ठीक है, ये हो गया रेट कांस्टेंट, और ये ए और बी हो गए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और एक्स वाई जो स्मॉल लिखे हुए हैं ये इनके कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बताता है। अब बच्चों आप देखिए कि ए और बी के आगे तो स्मॉल ए और बी लिखा हुआ है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में हम एक्स वाई लिख रहे हैं। ये फ़र्क क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम आगे देखेंगे। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के जो रेट लॉ है उसके आधार पे मैं बोल सकती हूँ कि ए जो रिएक्टेंट है उसका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है वो एक्स है, और जो बी ऑफ रिएक्टेंट है उसका वाई है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक्स प्लस वाई हो गया। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि हम ए और बी नहीं ले रहे हैं, एक्स और वाई ले रहे हैं। ये एक्स और वाई ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आप बेटर किसी एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सीधी सीधी एक बात समझ में आई कि जो रेट लॉ है वो रेट ऑफ रिएक्शन का संबंध किससे बताता है, रेट कांस्टेंट और क्रियाकारकों की सांद्रता से बताता है। बच्चों जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखें यहाँ पे F2 और ClO2 के बीच में रिएक्शन हो रही है। F2 और बच्चों यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि F2 और के एक मॉलिक्यूल और ClO2 के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही है, और FClO2 के दो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। तो हमें इस एग्जाम्पल को समझना है रेट लॉ के हिसाब से। आप देखें कि ये F2 की कंसंट्रेशन है, ये ClO2 की कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल रेट है। तो रेट लॉ तो आपने लिख लिया कि क्या हो गया, के F2 ClO2 एक्स वाई। अब हमें इस एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है कि भाई क्या होगा एक्स और वाई की वैल्यू। अब आप देखें कि अब जब मैं आप F2 की कंसंट्रेशन ले ले। अब आपने F2 की कंसंट्रेशन ली 0.10 इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और आप तीसरे पॉइंट को देखिए, जब इसकी कंसंट्रेशन हमने दुगनी कर दी और ClO2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, पहले भी 0.010 है और बाद में भी 0.010 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, दुगनी। 1.2 से क्या हो गई 2.4। तो x के संबंध में हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट ले सकते हैं ऑर्डर ले सकते हैं एक, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जैसे ही हमने F2 की दुगनी की, रेट ऑफ रिएक्शन दुगनी हो गई। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमने
पहले और दूसरे पॉइंट को देखिए, F2 की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखी, लेकिन जब ClO2 की कंसंट्रेशन हमने 4 गुना की तो रेट भी 4 गुना बढ़ गई। तो यहाँ पे भी y की जो वैल्यू क्या आएगी, वो 1 आएगी। दुगनी करने पे दुगनी बढ़े या 4 गुना करने पे 4 गुना बढ़े, बात एक ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो x और y की वैल्यू क्या हो गई, 1 1। अब आप देखिए स्टाइक्योमेट्रिक क्या थी, 1 और 2 थी। अगर आप F2 क्या था, F2 के मोल थे 1 और जो ClO2 के थे 2। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं देखते तो हम यहाँ पे 1 लगाते, यहाँ 2 लगाते, जो कि गलत हो जाता। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि चाहे F2 हो चाहे ClO2 हो, इनके संबंध में जो ऑर्डर है वो 1 1 ही है। तो जो x और y की वैल्यू है वो जो स्टाइक्योमेट्रिक मोल है उसके बराबर भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें जो कि x और y की वैल्यू है, जो कि स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन में जो a और b की वैल्यू है मतलब मोल, उससे अलग आई। किसकी, ClO2 की कहाँ आई, 2 की बजाय 1 ही आया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। तो इसी वजह से हमने ए बी ना लगा के XY लगाया था, क्योंकि ए बी तो क्या हो गया, एक स्टाइक्योमेट्रिक मोल हो गए, एक थ्योरेटिकल वो हो गई वैल्यू हो गई, जबकि इसका पता हमें थ्योरेटिकल नहीं पता चलता, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो बच्चों जो हमने पीछे जो 2 स्लाइड में ऑब्जर्वेशन देखे उसे हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। रेट लॉ और ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आपको समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंटली क्यों डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो जितने मोल दिखाई दे रहे हैं रिएक्शन में उस अकॉर्डिंग भाग ले। रिएक्शन ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो ऑर्डर है वो हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में देखना होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं देखना होता है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड एग्जाम्पल में बताया था, F2 प्लस ट्वाइस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस FClO2। तो हमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से तो ये लग रहा है कि F2 का 1 मॉलिक्यूल भाग लेता है तब Cl2 के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, जबकि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो Cl2 है उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 ही है, 2 नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलती है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं पता चलती है। तो ये गलती कभी ना करें, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को रेट लॉ में नहीं लगाते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर आता है उसे ही रेट लॉ में लगाते हैं। अब हम रिएक्शन ऑर्डर की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जैसे रेट इज इक्वल टू KA, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट भाग ले रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती हो जाएगी, A के समानुपाती। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें रेट इज इक्वल टू A की पावर 2, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और जो रेट है वो A की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तीसरा जो एग्जांपल है उसमें रेट क्या है, K और A की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो रेट किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट के बराबर ही हो जाएगी, क्रियाकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगी। और ऐसी जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, क्रियाकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, और इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे NO प्लस O3 रिएक्शन करके NO2 प्लस O2 बनाते हैं। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, NO और O3। रेट जो लॉ से जो हमने रेट लिखा वो आया KNOO3। इससे साफ पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है NO की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और O3 के पावर के 1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। NO से भी 1 और O3 से भी 1, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है ट्वाइस NO प्लस ट्वाइस H2 इज इक्वल टू N2 प्लस ट्वाइस H2O। अगर मैं इसके रेट लॉ से जो मिला हमें इक्वेशन उसकी देखूँ तो NO के ऊपर पावर 2 है जबकि H2 के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इससे देखती तो ऑर्डर क्या आता, 4, जो कि नहीं है, जो आंसर गलत है। तो आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट
देख के ऑर्डर नहीं बताना होता है, रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर बताना होता है। तो ये आपने एक टर्मिनोलॉजी देखी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। रिएक्शन ऑर्डर्स की क्या विशेषताएं होती है अब हम देख लेते हैं। जो रिएक्शंस ऑर्डर होते हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, किससे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से द्वारा। रिएक्शन ऑर्डर आर यूजली पॉजिटिव, इंटीग्रल्स और जीरो। रिएक्शन ऑर्डर होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, और पॉजिटिवली इंटीग्रल्स और जीरो होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। रिएक्शन ऑर्डर फ्रैक्शनल और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको कई ऐसी रिएक्शन मिल सकती है जिसका रिएक्शन ऑर्डर हाफ है या 3/2 है, तो रिएक्शन ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव रिएक्शन ऑर्डर भी हो सकता है। नेगेटिव रिएक्शन ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है। जैसे मैं किसी रिएक्टेंट के का ऑर्डर अगर -1 है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन दुगनी कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीग्रल भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए। अब हम रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। अब हम रेट कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन को देखते हैं कि रेट कांस्टेंट, अभी तक तो हमने रेट की बात कर ली, अब हम रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। रेट कांस्टेंट क्या होता है, आपने देखा था रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भाग दे देंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। तो आप के की निकालने के लिए किसी रिएक्शन के लिए रेट में किसका भाग दे देंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। बच्चों ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के की वैल्यू फिक्स होती है, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाएगा तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर रेट की वैल्यू इतनी है और कंसंट्रेशन की वैल्यू इतनी है तो ये किसकी वैल्यू आ गई, रेट कॉन्स्टेंट की। तो आप एक तो आपने ये चीज़ देखी कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो रेट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भाग दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे और डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, यूनिट ऑफ के डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन द टाइम यूनिट, कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है और टाइम यूनिट हम क्या ले रहे हैं। रिएक्शन में जो सांद्रता परिवर्तन हो रहा है उसे हम प्रति सेकंड देख रहे हैं, प्रति घंटा देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, उसके आधार पे के की यूनिट होती है। बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आप देखें कि अगर मैं मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी रेट भी बढ़ जाएगी। जब ये भी वैल्यू बढ़ेगी और ये भी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा और के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों अगर आपको कहीं पे भी कोई पूछे कि रेट कंसंट्रेशन के साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है तो आप बोलेंगे नहीं चेंज होती है। कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ रेट की वैल्यू चेंज होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। वो केवल किसके से चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अब बच्चों हम कुछ रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट रेट के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए ज़्यादा है तो इसका मतलब रेट रिएक्शन तेज़ी से होती है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के बारे में हमें इसके द्वारा हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी जानकारी मिलती है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपने देख लिया कि सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, द यूनिट फॉर के डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द टाइम यूनिट। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया था कि के की यूनिट है वो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि के की यूनिट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करती है। आप एक चीज़ और नोट करिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो उसकी यूनिट है वो सबके लिए सेम होती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो गई,
के इंटू कंसनट्रेशन, वो सबके लिए फिक्स होती है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। अब आप देखिए कि के की यूनिट हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए देखते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर सेकंड होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स होती है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू सेकंड इनवर्स 1 होती है। तो आपने देखा कि के की यूनिट अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग है। हमने सारे ही एग्जाम्पल में सेकंड को एज अ टाइम यूनिट लिया है। अगर सेकंड टाइम यूनिट ना होकर मिनट और घंटा या दिन होती है तो सेकंड इनवर्स के स्थान पर मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग है। अब बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि रेट और रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है एक्चुअली में। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। इकाई समय में होने वाली सांद्रता में परिवर्तन को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो आने वाला कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। ये बोल रहा है कि अगर मैं सारे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन इकाई ले लूँ तो रेट कांस्टेंट रेट के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एक एक ले लूँ तो उसकी पावर आप कितनी भी लगाएं, 1 मोल लूँगी तो 1 मोल की पावर 2 लगा ले, 3 लगा ले, वो 1 मोल ही रहेगा। तो किस स्थिति में रेट कांस्टेंट रेट के बराबर होता है? जब या तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फिर जो सांद्रता हो वो इकाई हो। दूसरा है द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जबकि रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी यूनिट हमेशा फिक्स होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, जबकि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर व टाइम यूनिट पर डिपेंड करती है। तो ये जो चीज़ है वो बताती है डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने रेट लॉ देखी, ऑर्डर के बारे में हमने देखा कि वो एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड हो सकता है। फिर हमने रेट कांस्टेंट की बात की, रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात की अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस भी देखा। साथ ही हमने रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक देखे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब तो फिक्स होती है और कब चेंज होती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।